दोस्तों, अब हम बात करेंगे अध्याय 2 की, जो बताता है राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन। और दोस्तों, धारा 3 कहती है राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन। यानी कि दोस्तों, जो राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग जो बनेगा वो किस प्रकार से गठित होगा, उसमें किन किन लोगों को नियुक्तियां दी जाएंगी, इस संबंध में अध्याय 2 हमें बताता है। तो दोस्तों, धारा 3 की उपधारा 1 कहती है केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन एक निकाय का, जो राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के नाम से ज्ञात होगा, उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए गठन करेगी। अब देखिए दोस्तों, धारा 3 की धारा 1 में जो केंद्रीय सरकार है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको काफी शक्ति प्रदान की गई है इसके गठन के संबंध में। दोस्तों, उपधारा 2 कहती है आयोग निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात बिंदु ए कहता है एक अध्यक्ष जो विख्यात व्यक्ति हो और जिसने बालकों के कल्याण के संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो। और बिंदु बी कहता है केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 6 सदस्य, जिनमें से कम 2 स्त्रियां होंगी। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण एक बात है इस बिंदु के अंदर, बिंदु बी के अंदर, कि इस आयोग में जो 6 सदस्य होंगे उनमें कम से कम 2 स्त्रियां होना लाजमी है दोस्तों। और प्रत्येक निम्नलिखित क्षेत्रों में श्रेष्ठता, योग्यता, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा और अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा। यानी कि दोस्तों, जो सदस्य गठित किए जाएंगे उनमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उनके अंदर क्या क्या ऐसी अच्छी बातें होनी चाहिए जो इस आयोग के गठन के बाद उसे सिस्टमैटिकली चला सके। उसमें दोस्तों बिंदु एक कहता है शिक्षा, यानी शिक्षा के बारे में उनको अच्छी जानकारियां होनी चाहिए, शिक्षित होने चाहिए। बिंदु 2 कहता है बाल स्वास्थ्य, देखरेख, कल्याण या बाल विकास। बिंदु 3 कहता है किशोर न्याय या उपेक्षित या तिरस्कृत बालकों या निःशक्त बालकों की देखरेख। बिंदु 4 कहता है बालक श्रम या बालकों के कष्टों का आहरण। बिंदु 5 कहता है बालक मनोविज्ञान या समाजशास्त्र। और बिंदु 6 कहता है बालकों से संबंधित विधियां। यानी कि दोस्तों, बालकों से संबंधित जितनी भी मैक्सिमम जानकारियां हैं उनकी समस्याओं के संबंध में, उनके विकास के लिए, तो इस प्रकार की सारी नॉलेज उन सदस्यों को होना अनिवार्य है। अब दोस्तों, उपधारा 3 कहती है आयोग का कार्यालय दिल्ली में होगा। यानी कि दोस्तों, ये तय कर दिया गया है कि माननीय आयोग का जो कार्यालय है वो दिल्ली में ही होगा। और दोस्तों, धारा 4 कहती है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगी, परंतु अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा महिला और बाल विकास मंत्रालय या विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यों वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। यानी कि दोस्तों, इसमें जो अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार को भी काफी शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब दोस्तों, हम बात करेंगे धारा 5 के बारे में, अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें। यानी कि दोस्तों, जो धारा 5 है वो अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवाओं की शर्तों के बारे में हमें बताती है। धारा 5 की धारा 1 कहती है दोस्तों, अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उस रूप में उस तारीख से जिसको वे अपना पदभार ग्रहण करते हैं 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। यानी दोस्तों, 3 वर्षों की अवधि के लिए पद धारण किया जाएगा इसमें। परंतु कोई भी अध्यक्ष या सदस्य 2 पदावधियों से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा। यानी कि दोस्तों, इसमें एक इंस्ट्रक्शन लगा दी गई है कि कोई भी अध्यक्ष या सदस्य 2 पदावधियां पूर्ण होने के बाद उसे धारण पद को नहीं करेगा। परंतु यह और कि कोई अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, बिंदु ए कहता है अध्यक्ष की दशा में 65 वर्ष की आयु, और बिंदु बी कहता है सदस्य की दशा में 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के पश्चात उस हैसियत में अपना पद धारण नहीं करेगा। यानी दोस्तों, ये मोटा मोटी तौर से एक बात तो स्पष्ट कर दी गई है कि जो अध्यक्ष महोदय होंगे वो 65 वर्ष की आयु तक ही इस कार्य को, पदभार को संभाल सकते हैं, और सदस्य की स्थिति में 60 वर्ष की आयु तक। अब दोस्तों, उपधारा 2 कहती है अध्यक्ष या सदस्य केंद्रीय सरकार को संबोधित
अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग कर सकेगा। तो दोस्तों इसमें पद त्याग के संबंध में भी बता दिया गया है। तो ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अध्यक्ष सदस्य अगर वो पद का त्याग करना चाहते हैं तो वो केंद्र सरकार की भूमिका इसमें सशक्त की गई है कि उनको संबोधित त्याग पत्र के द्वारा ही पद का त्याग कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे धारा 6 की, अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते। यानी दोस्तों धारा 6 जो है अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्तों के बारे में हमें बताती है दोस्तों। इसकी दोस्तों इसे बताया गया है, अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं। यानी कि दोस्तों इसमें केंद्र सरकार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण बता दी गई है। जो केंद्र सरकार विहित करेगी वेतन और भत्तों के बारे में वही मान्य होगा। और दोस्तों परंतु यथास्थिति अध्यक्ष या किसी सदस्य के न तो वेतन और भत्तों में तथा न उसकी सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। यानी कि दोस्तों इसके अंदर भी इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि इससे साफ बता दिया गया है कि यथास्थिति अध्यक्ष या किसी सदस्य के न तो वेतन और भत्तों में तथा न उसकी सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात, यानी कि जब दोस्तों वो नियुक्त हो गया सदस्य या अध्यक्ष, उसकी नियुक्ति के पश्चात उसमें लाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। यानी कि उनको जो लाभ तय है वो दिया ही जाएगा, उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों धारा 7 कहती है पद से हटाया जाना। उपधारा 1 कहती है उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष को उसके पद से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर केंद्रीय सरकार के आदेश द्वारा हटाया जा सकेगा। यानी कि दोस्तों पद से, जो धारा 7 पद से हटाए जाने के संबंध में बताती है, उसमें केंद्र सरकार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है। उसके आदेश के बाद उसे हटाया जा सकता है। उपधारा 2 कहते हैं दोस्तों उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकेगी यदि यथास्थिति अध्यक्ष या ऐसा अन्य सदस्य, बिंदु ए कहता है, दिवालिया न्याय निर्णित किया जाता है, या और दोस्तों बिंदु बी कहता है अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है, या बिंदु सी कार्य करने से इनकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, या बिंदु डी विकृत चित्त का है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, या बिंदु ई अपने पद का ऐसा दुरुपयोग करता है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के लिए हानिकारक हो जाता है, या बिंदु एफ किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडाधिष्ट किया जाता है जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है, या बिंदु जी आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति लिए बिना उसकी 3 क्रमवर्ती बैठकों में अनुपस्थित रहता है। तो दोस्तों देखिए ये जो धारा 7 में बताया गया है, इसमें अगर इन सब बातें समाहित हो जाती हैं किसी भी सदस्य के अंतर्गत या अध्यक्ष के अंतर्गत, तो दोस्तों उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे धारा 8 की। धारा 8 कहती है अध्यक्ष या सदस्य द्वारा पद रिक्त किया जाना। यानी कि दोस्तों जो अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं उनका पद रिक्त किए जाने के संबंध में धारा 8 हमें बताती है, जिसकी उपधारा ही कहती है यदि यथास्थिति अध्यक्ष या कोई सदस्य बिंदु ए धारा 7 में वर्णित निहरताओं में से किसी के अधीन हो जाता है, या बिंदु बी धारा 5 की उपधारा 2 के अधीन अपना त्याग पत्र निविदत्त कर देता है, तो उस पर उसका पद रिक्त हो जाएगा। उपधारा 2 कहते हैं दोस्तों यदि अध्यक्ष या सदस्य के पद में उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा कारण से आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, तो ऐसी रिक्ति को धारा 4 के उपबंधों के अनुसार 90 दिन के भीतर नई नियुक्ति करके भरा जाएगा, और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति वह पद उस पदावधि की उस शेष अवधि के लिए धारण करेगा जिसके लिए यथास्थिति वह अध्यक्ष या सदस्य जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नियुक्त किया जाता है उस पद को धारण करता है। तो दोस्तों देखिए जो धारा 8 है इसमें साफ तौर पर बता दिया गया है कि
स्थितियां कुछ भी हों, हर स्थिति में माननीय आयोग का कार्य निरंतर चलता रहे। अगर कोई भी समस्या आती भी है तो उसका निस्तारण किस प्रकार करना है, उस रिक्ति को किस प्रकार भरना है, इस संबंध में बताया गया है। और दोस्तों अब हम बात करेंगे धारा 9 के बारे में। धारा 9 बताती है दोस्तों, रिक्तियों आदि से आयोग की कार्रवाइयों का अविधि मान्य न होना। यानी कि दोस्तों धारा 9 बताती है कि यदि कोई रिक्ति भी है और उसी दौरान यदि माननीय आयोग कोई कार्रवाई करता है तो वो अविधि मान्य नहीं मानी जाएगी। आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधि मान्य नहीं होगी कि बिंदु ए कहता है आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है, या बिंदु बी किसी व्यक्ति की अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति में कोई त्रुटि है, या बिंदु सी आयोग की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है। तो यानी दोस्तों ये देख लीजिए आप कि धारा जो 9 है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि माननीय आयोग में कोई रिक्ति है या कोई भी ऐसा कारण है जो कि कहीं ना कहीं जो निर्णय है उसको ज्यादा प्रभावित नहीं करता, तो वो अविधि मान्य नहीं होगा दोस्तों। यदि माननीय आयोग ने कोई भी निर्णय लिया वो मान्य होगा। और दोस्तों बात करेंगे धारा 10 के बारे में। धारा 10 कहती है कार्यवार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया। यानी कि दोस्तों जो धारा 10 है, जो भी कार्यवार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया होगी उसके संबंध में बहुत ही अच्छे से बताता है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उपधारा कहती है आयोग अपने कार्यालय में ऐसे समय पर जो अध्यक्ष ठीक समझे नियमित रूप से अधिवेशन करेगा, किंतु अंतिम और अगले अधिवेशन के बीच 3 मास का अंतर नहीं होगा। उपधारा 2 कहती है अधिवेशन में सभी विनिश्चय बहुमत द्वारा लिए जाएंगे, परंतु बराबर मतों की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। उपधारा 3 कहती है दोस्तों यदि अध्यक्ष किसी कारण से आयोग के अधिवेशन में उपस्थित रहने में असमर्थ है तो उस अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया कोई सदस्य पीठासीन होगा। उपधारा 4 कहती है आयोग किसी अधिवेशन में अपने कार्यभार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया के ऐसे अधिवेशन में गणपूर्ति सहित ऐसे नियमों का पालन करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं। उपधारा 5 कहती है आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सदस्य सचिव द्वारा या इस निमित्त सदस्य सचिव द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे। तो यानी कि दोस्तों धारा 9 और 10 बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं हैं। और दोस्तों धारा 11 बताती है आयोग के सदस्य सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी। तो दोस्तों धारा 11 की उपधारा कहती है केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा भारत सरकार के संयुक्त सचिव या अतिरिक्त सचिव की पंक्ति से नीचे के अधिकारी को आयोग के सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त नहीं करेगी और आयोग को ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक हों। यानी कि दोस्तों देखिए इसमें जो सदस्य सचिव के संबंध में खास तौर से जो केंद्रीय सरकार है उसको शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन यह बताया गया है कि जो सदस्य सचिव होंगे वो भारत सरकार के संयुक्त सचिव या अतिरिक्त सचिव की पंक्ति से नीचे के अधिकारी नहीं होंगे दोस्तों। यानी कि उस पंक्ति के जो व्यक्ति हैं जो सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किए जाएंगे उन्हें उसी पंक्ति के व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा सचिव के रूप में। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि दोस्तों किसी भी माननीय आयोग को चलाने के लिए एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति, बहुत ही सूझबूझवान जो होते हैं और जो ज्ञानी है उन्हीं को ही रखना आवश्यक होता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे उपधारा 2 की। सदस्य सचिव आयोग के क्रियाकलापों के उचित प्रशासन और उसके दिन प्रतिदिन के प्रबंध के लिए उत्तरदायी होगा तथा वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं। दोस्तों धारा 3 कहती है आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त सदस्य सचिव अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा
उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाए। तो दोस्तों यानी कि देखिए धारा 11 में केंद्रीय सरकार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे धारा 12 की, वेतन और भत्तों का अनुदानों में से संदाय किया जाना। यानी दोस्तों धारा 12 में यह बताया गया है जो वेतन और भत्ते हैं इनका जो अनुदान है इनका संदाय करने के संबंध में बताया गया है दोस्तों। अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों का तथा प्रशासनिक व्ययों का जिनके अंतर्गत धारा 11 में निर्दिष्ट सदस्य सचिव अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन भत्ते और पेंशन भी है, धारा 27 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदाय किया जाएगा। तो यानी कि दोस्तों जो धारा 27 की उपधारा 1 है, अभी दोस्तों हालांकि आगे वो आएगी, तो उसी संबंध में सारी जानकारी जो वेतन भत्तों के संबंध में है धारा 12 में बताई गई है। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 जो ये हमारी सीरीज चल रही है दोस्तों, इस पे हम ज्यादा से ज्यादा आपको यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो फैक्ट्स हैं यानी कि जो सेक्शन है या सब सेक्शंस हैं उन्हीं को लेकर के हम आपको जानकारियां दे रहे हैं ताकि आप तक एक सटीक सूचना पहुंच सके दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपसे पुनः एक ये निवेदन करूंगा, ये सीरीज हम चला रहे हैं जो कि हम एक मिशन लीगल अवेयरनेस को लेकर चल रहे हैं, उसी के अंतर्गत ये सीरीज का कार्य हमारा चल रहा है। तो आप सबसे मेरा पुनः निवेदन है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा, इसको दोस्तों सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर जनमानस जागरूक हो सके। और दोस्तों इसको अपने प्रियजनों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों तक भी इसको शेयर करें दोस्तों, ताकि सभी को जागरूकता मिले, वहाँ तक जागरूकता पहुँचे दोस्तों। इसके साथ दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, और आप हमेशा मुझे अपना इतना स्नेह इतना प्यार देते हैं, मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, इसको लाइक करते हैं, इसको शेयर भी करते हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने उसको कई बार चेक किया है तो मेरी कई वीडियोस बहुत ज़्यादा शेयर्स भी हुई हैं। तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।